Hello everybody. We were going through chapter number 1, nature and significance of management. Till now we have discussed about definition, सबको याद है. फिर अपन ने पढ़ लिया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर अपन ने पढ़ ली इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है. फिर अपन ने डिस्कस किया था कि भाई मैनेजमेंट जो है, ठीक है, उसमें आप लोग जब अपन बात करते हैं तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, ठीक है. उसके साथ अपन ने बात कर लिया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर, ठीक है. याद है ना कि ट्रायंगल शेप बनता है, टॉप होता है, मिडिल होता है, लोअर होता है. टॉप में कौन आता है, सीईओ वगैरह, मिडिल में मैनेजर्स, लोअर में डिपार्टमेंटल हेड. काम क्या होता है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं. फिर अपन ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. कितनी तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के? 3. ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल. ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. पर्सनल में क्या होता है, फाइनेंशियल हो गया, सोशल हो गया, और एक क्या था, हायर लेवल. और तीसरा क्या था, सोशल. सोशल में क्या था, क्रिएटिंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ करना. अब बेटा आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. अब ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है समझना. नेचर मतलब अच्छा बुरे की बात नहीं कर रहे हैं. नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट जो है उसमें किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे. मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. 3 टॉपिक यहाँ पे आएंगे. मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन. सबसे पहले अगर बात करें आर्ट के रूप में, व्हाट इज आर्ट, क्या होता है आर्ट. कोई भी कलाकार जो है, जो कला उसकी है वही चीज़ क्या है, आर्ट है. तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से दैट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो तो वही आपके लिए एक तरह से क्या है, आर्ट है. क्या है आर्ट का मतलब बेटा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है. यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो आर्ट इज, आर्ट क्या है, तो आर्ट इज द स्किलफुल, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल application, personal application of existing knowledge, ठीक है, to achieve desired result. अब इसको देखो, मैंने सिंपल वर्ड में वही बात की थी जो यहाँ पे डिफाइन है. क्या कि आर्ट क्या है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इज एन आर्ट. और डिफाइन करना चाहें जो बुक में गिवन है तो वो क्या कहती है कि आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड या पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. कोई भी जना जब अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज कर रहा है डिजायर्ड रिजल्ट के लिए तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, आर्ट है. समझ में आ रहा है बेटा. अब आता है कि भाई आर्ट क्या है, तो इसको समझना कि भैया आर्ट कोई भी होगा तो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होगी. पहला होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद दूसरी चीज आती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और तीसरी चीज जो आती है बेटा वो आती है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. अब समझना, कोई भी आर्ट है उसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है. पहला होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. इसका क्या मतलब है समझना, जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हुए हैं उन्होंने उसके लिए किसी ना किसी तरह की पहले क्या डिजाइन की होगी, कोई थ्योरी डिजाइन की होगी. अब चाहे पेंटर है तो पेंटर को पहले ड्राइंग बनाने से पहले कलर के बारे में, ब्रशेस के बारे में, सबके बारे में नॉलेज लेनी होती है. और वो नॉलेज किसने इम्पार्ट की, जो पहले, उससे पहले जो हुए हैं उन्होंने. तो हर आर्ट में उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हुए हैं उन्होंने कुछ क्या डेवलप की है, थ्योरी डेवलप की है, ठीक है. एक्सपर्ट इन देयर रेस्पेक्टिव एरिया हैव डिराइव्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच अप्लाई टू ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट. कि भैया उस फील्ड के एक्सपर्ट ने उसके लिए क्या दिए, कुछ रूल्स दिए हैं जो आपको उसमें लागू करने पड़ते हैं. दूसरा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन. क्या है,
द यूज ऑफ द बेसिक नॉलेज वेराइज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्या मतलब है कि नॉलेज सब पर्सन के पास है, बट उस नॉलेज को यूज करना जो है वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। दो पेंटर हैं, सेम ब्रश दे दो, सेम कलर दे दो, बट दे विल ड्रॉ डिफरेंट पिक्चर। क्यों? क्योंकि हर का तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो हर आर्ट में क्या होगी बेटा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। और तीसरा क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। सारे आर्ट जो है वो क्या होते हैं बेटा, प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल मतलब जितना ज्यादा आप उसको करते जाओगे उतना आप उस चीज में क्या होते जाओगे, एक्सपर्ट होते जाओगे। समझ में आ रहा है? तो आर्ट का मतलब क्या है, मैं आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, आर्ट में ये तीन कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या है? उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हुए हैं उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि हर पर्सन को फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, नॉलेज सबके पास एक जैसी है बट उसको यूज करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि भैया ये क्या एक प्रैक्टिकल है आर्ट, तो किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। ये तो अपन ने बात किया कि भाई आर्ट क्या होता है। अब अपन बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट को क्यों आर्ट कहा जाता है, मैनेजमेंट आर्ट के रूप में। तो कारण सीधा सा है कि मैनेजमेंट में वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जो किसकी थी, आर्ट की। पहला क्या हुआ बेटा, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कि भैया आर्ट के भी क्या, जैसे आर्ट में एक्सपर्ट हुए हैं तो वैसे ही मैनेजमेंट के अलग अलग क्या हुए हैं, एक्सपर्ट हुए हैं। उन्होंने क्या दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हर मैनेजर को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा आता है बेटा हमारे लिए यहाँ पे पर्सनलाइज एप्लीकेशन। यानी क्या मतलब है बेटा पर्सनलाइज एप्लीकेशन का, कि मैनेजमेंट थिंकर्स जो है उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं। अब वो प्रिंसिपल्स को हर जना कैसे यूज करेगा वो डिपेंड करता है किस पे बेटा, पर्सन टू पर्सन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब कि आपके पास प्रिंसिपल्स है, सबको पता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स, बट उनको यूज करने का तरीका हर मैनेजर का क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीसरी चीज आती है बेटा क्या, बेस्ड ऑन जो अपन ने बात किया था क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस वाला, कि भैया हर मैनेजर का तरीका जो है वो होगा क्या, जब सिचुएशन जैसी होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस प्रिंसिपल्स को उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी है। तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। ठीक है, आर्ट क्या है, सिंपल सा याद रखने का क्या तरीका है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब अपन बात करते हैं साइंस के रूप में। व्हाट इज साइंस इज, साइंस क्या है, तो जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट है वैसे साइंस क्या नहीं, साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रुथ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ किसके लिए, जनरल लॉज के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज साइंस, तो साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रुथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। ठीक है, वापस समझना, साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, दैट क्या बता रहा है बेटा, दैट एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रुथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। ठीक है, अब आता है साइंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला आता है बेटा सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, दूसरा आता है बेटा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। और तीसरी चीज जो आती है वो आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या आती है बेटा? यूनिवर्सल वैलिडिटी। आप समझना, साइंस में ये तीन चीजें होती है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि बेस्ड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, ठीक है, कि भैया क्या कारण होगा क्या इफेक्ट होगा। दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जो साइंस के प्रिंसिपल्स है वो किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। अलग अलग लेबोरेटरीज में बहुत सारी जांचें होती है, उसके बेस पे क्या तैयार होते हैं? उसके प्रिंसिपल्स। तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी, लाइक H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लिया वाटर बनेगा, तो ये कहीं पे भी वर्ल्ड में कर लो सब जगह सेम प्रिंसिपल रहना है, ठीक है। तो ये क्या है? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? साइंस की। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब आता है क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो मैनेजमेंट जो है बेटा उसको कहा जाता है इनएग्जैक्ट साइंस। क्या कहा जाता है? इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस। कारण क्या है इसका बेटा? कि जो साइंस है उसके प्रिंसिपल तो क्या होते हैं? यूनिवर्सल वैलिड, हर जगह एक जैसे। बट मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट किससे डील करता है? ह्यूमन बिहेवियर से। और हर आदमी का बिहेवियर एक जैसा नहीं हो सकता, हर आदमी का बिहेवियर क्या होगा? अलग अलग होगा। मेरा कुछ और है, आपका कुछ और होगा। तो इसी कारण से आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इनएग्जैक्ट साइंस और सॉफ्ट साइंस। अब मैनेजमेंट साइंस क्यों है? तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, ठीक है, इसके भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक चेंज हो जाता है, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। ये ध्यान रखना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट मेड इन ए लेबोरेटरी। साइंस के प्रिंसिपल्स तो लेबोरेटरी में तैयार हुए हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लेबोरेटरी में तैयार नहीं हुए हैं। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया गया है, उसके बेस पे इसके प्रिंसिपल्स को तैयार किया गया है। और यूनिवर्सल वैलिडिटी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डील करते हैं किससे? ह्यूमन बिहेवियर से। इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? इनएग्जैक्ट साइंस। समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट साइंस है क्या? है, मगर कौन सी? इनएग्जैक्ट साइंस है। अब पहले एक क्वेश्चन बहुत आता था, जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे कि बताओ मैनेजमेंट आर्ट या साइंस है। तो यहाँ ध्यान रखना कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। मैनेजमेंट इज नॉट म्यूचुअली, ठीक है, क्या एक्सक्लूसिव आर्ट एंड साइंस, इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। जब थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको सीख रहे हो, तो वो पार्ट हो गया साइंस का। उसको कैसे अप्लाई करना है वो किसका पार्ट हो गया? आर्ट का। तो मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या? आर्ट और साइंस दोनों है। दोनों है कैसे? जब आपको नॉलेज है तो वो साइंस का पार्ट, उस नॉलेज को यूज कर रहे हो वो आपके लिए किसका पार्ट हो गया? आर्ट का। तो मैनेजमेंट जो है वो बोथ है, आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। क्लियर है क्या? पक्का। अब तीसरी चीज अपन बात करते हैं, तीसरा जो नेचर आता है वो आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट जो है क्या वो प्रोफेशन है। सबसे पहला, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, ठीक है, वो सब क्या है? प्रोफेशनल्स है, जिनके पास एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है, पर्टिकुलर फील्ड, नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब प्रोफेशनल के लिए क्या होता है? तो प्रोफेशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला होता है बेटा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा restricted entry. Third, professional association. Fourth, ethical code of conduct.
एंड फिफ्थ कम्स सर्विस मोटिव. व्हाट वी आर डिस्कसिंग बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. क्या है, क्या चीज अपन बात कर रहे हैं बेटा कि भैया प्रोफेशन जो है उसकी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है. कौन कौन सी? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. जो भी प्रोफेशन है वो क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. कि भैया एक चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसको पूरी सीए की क्या करनी पड़ेगी? स्टडी. उसके लिए पूरा एक पर्टिकुलर सिलेबस है वो उसको पढ़ना पड़ेगा. दूसरा है बेटा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे? कि भैया जो भी प्रोफेशन है उसमें किसी ना किसी एग्जाम के थ्रू, ठीक है, आपकी एंट्री क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड. कि आप चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में वर्क करना चाह रहे हो, डॉक्टर के रूप में वर्क करना चाह रहे हो, तो पहले आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है. तीसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन. हर प्रोफेशन की अपनी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है. जैसे फॉर सीए इट इज ICAI, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होती है. तो अगर आपको उस प्रोफेशन में एंट्री लेनी है तो आपको उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना पड़ेगा. फोर्थ आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. सबसे पहली चीज समझना बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स फॉर बिहेवियर. रूल्स फॉर बिहेवियर कि आप कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो रूल्स ऑफ बिहेवियर क्या कहलाते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट. तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है कि हर प्रोफेशनल के लिए जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो क्या बनाती है? कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, जो कि उसको फॉलो करने पड़ेंगे. एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो या आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो. दोनों काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये सीए की गाइडलाइन में. तो अब यहाँ पे अपन क्या कहना चाह रहे हैं बेटा कि भैया एक प्रोफेशन के लिए उस प्रोफेशनल एसोसिएशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे. और फिफ्थ क्या है बेटा? सर्विस मोटिव. कि जो भी मैनेज प्रोफेशन है उसका मेन काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना. क्या प्रोवाइड करना बेटा? सर्विस प्रोवाइड करना. इज इट क्लियर? अब आता है कि भैया क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो यहाँ पे समझना कि मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लैश प्रोफेशन. इट इज नॉट ए फुल फ्लैश प्रोफेशन. इट इज डेवलपिंग एज ए प्रोफेशन. कारण क्या है वो मैं बता दूं. पहला, यहाँ पे भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है. दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. तो ये प्रोफेशन में नहीं होती. क्यों नहीं होती? सॉरी, मैनेजमेंट में नहीं होती. क्यों? क्योंकि एक अनपढ़ आदमी भी, ठीक है, यानी कि कम अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी भी मैनेजर के रूप में काम कर सकता है. उसके लिए किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मगर प्रोफेशन में एंटर होने के लिए एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है. तो प्रोफेशन और मैनेजमेंट में ये डिफरेंस का पॉइंट है कि प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है जबकि मैनेजमेंट में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है. समझ में आ रहा है बेटा? तीसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन. अब ये समझना कि बाकी प्रोफेशन की तरह मैनेजर्स के लिए भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह. बट उन प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना कंपल्सरी नहीं है. मेंबर, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है. आप उसके मेंबर बनो, कंपल्सरी नहीं है. बट हर प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है, बट मैनेजमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है. और फोर्थ अगर अपन बात करें यहाँ पे सर्विस मोटिव, तो मैनेजमेंट का भी काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना कि वो अपने प्रॉफिट को अर्न करे. कैसे करे? ठीक है. तो मैनेजमेंट क्या है? प्रोफेशन है. तो मैनेजमेंट इज डेवलपिंग एज ए प्रोफेशन. ये अभी तक फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, बट ये धीरे धीरे किसके रूप में डेवलप हो रहा है बेटा? प्रोफेशन के रूप में डेवलप हो रहा है. समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की जब अपन बात करते हैं
तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ, 3 तरह का, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इज इट क्लियर? उसके बाद इसमें एक टॉपिक अपने को दे रखा है, वो दे रखा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। याद है क्या सबको? याद होना चाहिए। ये वाला क्या था? P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। अभी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे पूरे चैप्टर है इस पे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड विद द रिसोर्सेज, कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है क्या काम करना है वो पता लगाना। स्टाफिंग ये रिलेटेड है किससे? ह्यूमन रिसोर्सेज से, कि कितने वर्कर्स चाहिएंगे, क्या चाहिए वो। डायरेक्टिंग इट इज़ रिलेटेड विद मोटिवेटिंग, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह से। और लास्ट है कंट्रोलिंग। क्या होता है कंट्रोलिंग का मतलब? तो अपन ने बात किया था मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग में, ये ध्यान रखना क्या कि मैनेजमेंट कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, फाइंडिंग आउट डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? तो आप लोग किस तरीके से, आपने पहले अपने क्या सेट किए होंगे? स्टैंडर्ड सेट किए हैं। उस स्टैंडर्ड के बेस पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करोगे? मेज़र करोगे और ये देखोगे कि आपने जैसा सोचा है वैसा काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस कितने हैं? 5 फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि आगे पूरे इसके बारे में चैप्टर से वहाँ पे अपन पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमारे लिए है कोऑर्डिनेशन वाला। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इसको कहा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है बेटा? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कि किसी भी चीज़ का जो सार है, जो मेन चीज़ है, वो क्या कहलाता है? एसेंस। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बल्कि कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब जगह जरूरत पड़ेगी किसकी बेटा? कोऑर्डिनेशन की। यानी अगर मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन इज लाइक ए थ्रेड ऑफ एन गार्लैंड दैट ब्रिंग्स ऑल फ्लावर्स टुगेदर। जैसे एक माला में सारे फूलों को एक साथ जोड़ के रखने का काम कौन करता है? थ्रेड। तो मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को आपस में जोड़ के रखने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। तो जैसे कि कोऑर्डिनेशन है वैसे ही माला में एक क्या होता है? धागा, जो फूलों को आपस में जोड़ के रखता है, वही काम क्या करता है बेटा? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है जो क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है। किसको बाइंड कर रहा है बेटा? फंक्शंस को। किसके फंक्शंस को? ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वापस देखना, कोऑर्डिनेशन इज ए फोर्स दैट बाइंड्स ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है किसका? मैनेजमेंट का। ठीक है, क्यों है? क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये एसेंस, इसको एसेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट को टू अचीव द हार्मनी। किसके बीच में हार्मनी अचीव करने में बेटा? अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स। हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स, जो अलग अलग जने काम कर रहे हैं, अलग अलग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके बीच में। किसके लिए?
ताकि जो ग्रुप गोल्स हैं उनको क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? तो कोऑर्डिनेशन इज ए फोर्स दैट बाइंड्स ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, coordination is in essence because it brings the harmony among individual efforts to achieve the group goals, or it is like a thread of a garland that includes all the other functions of management. समझ में आ रहा है? अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कि कोऑर्डिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या कोऑर्डिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है बेटा? मैथ्स में टर्म काम आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट्स मतलब क्या है बेटा? कि कोऑर्डिनेट्स यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जिनका सबका वर्क क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग काम है। बट कोऑर्डिनेशन वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू इन डिफरेंट वर्क को हम आपस में क्या करके रख रहे हैं? जोड़ के रख रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट में क्या ध्यान रखना है आपको बेटा? कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डिवर्स इंटरेस्ट इनटू अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो सारा काम एक ही दिशा में होना चाहिए। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन रियलाइजेशन ऑफ ए कॉमन पर्पस। क्या कि भैया हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे वर्कर हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग काम है, बट वो अचीव किसको करना चाह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। तो वो अलग अलग काम को एक ही दिशा में लेकर जाने वाली जो चीज है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तीसरा आता है बेटा हमारे लिए कि कोऑर्डिनेशन जो है, ठीक है, वो क्या है बेटा? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों है कंटिन्यूअस? क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप में क्या था बेटा? कंटिन्यूअस था, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। तो जब मैनेजमेंट ही लगातार चलने वाला है, प्लानिंग लगातार चलनी है, ऑर्गेनाइजिंग लगातार चलनी है, तो कोऑर्डिनेशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। और यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट होता है किसके साथ? प्लानिंग के साथ, और कहाँ तक चलता है? कंट्रोलिंग तक। जब तक प्लानिंग स्टार्ट हुई तब से आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी, जो कब तक रहेगी? कंट्रोलिंग तक। दैट्स व्हाई वी से दैट कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन, ठीक है, बट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंट्रोलिंग टिल द कंट्रोलिंग। ठीक है, कंटिन्यूस टिल द कंट्रोलिंग। वापस समझना, कंटिन्यूअस क्यों है बेटा? इट इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन, ठीक है, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कहाँ बिगिन हो रहा है? प्लानिंग में, और कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा? कंट्रोलिंग तक। फोर्थ आता है हमारे लिए बेटा, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। इज ऑल परवेसिव। अब यहाँ पे परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटा? वैसे अपन ने बात किया था परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन परवेसिव क्यों है? क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट, ऑल फंक्शंस, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं, उन सब जगह किसकी जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। वापस समझना, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिवेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट वो सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर हम लोग अगर बात करें कि भैया मार्केटिंग वाला अच्छा काम करेगा तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन का काम बढ़ेगा, यानी सारे जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत सारे डिपार्टमेंट और सारे फंक्शंस में है, जो इसको क्या बनाती है बेटा? परवेसिव बनाती है। ठीक है, फिर आपको एक ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। वापस वही चीज एक तरह से आ गई, ऑल मैनेजर्स मतलब वही परवेसिव वाला हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना बेटा? कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन फॉर एवरी मैनेजर। तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? मेन आपको 111 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है।
कि टॉप लेवल का क्या काम कोऑर्डिनेशन करना है, मिडिल का क्या है और लोअर का क्या काम है। देखना बेटा, इसको समझना अच्छे से। टॉप लेवल मैनेजमेंट नीड टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, किसके साथ, विद देयर सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। टॉप लेवल क्या कर रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली कैरिड आउट हो रही है या नहीं हो रही है, ये कौन इंश्योर करेगा, टॉप लेवल। टॉप लेवल का क्या काम है बेटा, टू इंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। टॉप लेवल का काम क्या है, टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज आर कैरिड आउट, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट विद टॉप एंड, मिडिल का काम क्या है, टॉप और फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब कौन हो गए, फॉरमैन वगैरह, यानी लोअर लेवल, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना। और जबकि ऑपरेशनल लेवल का काम क्या है बेटा, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ इट्स वर्कर, वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। तो ये 5 आपको ध्यान रखनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तीसरा, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ, इट इज परवेसिव। क्यों है, क्योंकि इसकी जरूरत सारे डिपार्टमेंट में होती है। हर डिपार्टमेंट का काम एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक अब इस चैप्टर का अपन बात करेंगे वो है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि भैया कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के लिए 3 पॉइंट है बेटा। पहला है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बेटा, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी बेटा, ग्रो करेगी, उसके नंबर ऑफ वर्कर्स या डिपार्टमेंट्स ये भी क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो काम है वो क्या होगा, वो भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगी। वापस सुनना अच्छे से, ग्रोथ इन साइज क्या है, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ वर्कर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। और हर आदमी का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, और ये अपन पहली बात कर चुके हैं कि भैया वर्कर बढ़े, हर वर्कर का बैकग्राउंड जो है, उनकी जो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। बट वो लोग सब काम किसके लिए कर रहे हैं, टू अचीव द ग्रुप गोल। और वो कब पॉसिबल है कि सब मिलकर काम करें इसके लिए, जब उनके बीच में आपस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी। तो बेटा अपन ने बात किया, पहली इंपॉर्टेंस हो गई ग्रोथ इन साइज। सेकेंड इंपॉर्टेंस जो आती है बेटा, वो आती है हमारे लिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उनका वर्क क्या है, वर्क भी उनका सबका क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट डिपार्टमेंट हैविंग डिफरेंट वर्क, ठीक है। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, और उन सबका क्या है बेटा, अलग अलग काम है, तो उनके बीच में, क्योंकि अपन ने बात किया था अभी कि जितने भी डिपार्टमेंट है वो आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो उनके बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने में हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है, हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच